Yes, hello students. In previous lecture we were talking about the methods to calculate the order of reaction, and we have discussed three methods. Third method was on the basis of half-life of the reaction, means reactant. Reaction means reactant ही है वो, ठीक है, of the reactant, मेनली रिएक्टेंट है, ठीक है। हाफ लाइफ क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद हमने उसमें ए नॉट और एट टाइम टी हाफ ए टाइम कंसनट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इक्वल टू ए नॉट बाई 2, बिकॉज 50% हो जाएगा तो इसका हाफ ही होगा इसके इक्वल। तो हमने उसके बाद उसकी वैल्यू पुट की, उसे इंटीग्रेट किया, और आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट द इक्वेशन के इक्वल टू 2⁻n−1, ठीक है। ये इक्वेशन मिली। और इसमें मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है, और लैंग्वेज भी हमने लिख लिया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिमेन्स इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंडीशन। हाफ लाइफ का कोई रिलेशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 1 - 1 0, इट बिकेम 1, यानी टी हाफ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब दूसरी इक्वेशंस में किस तरह का इफेक्ट होगा या कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कोई एक इक्वेशन, इमेजनरी इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। फॉर ए particular reaction, if the concentration of reactant concentration of reactant is 2 mole per liter, then its half life is 20 minutes. But if the concentration became 4 mole per liter, its half life will be 10 minutes, ठीक है। फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। या रिएक्टेंट, बात एक ही है। मैंने कहा ना, रिएक्शन के लिए लिखा जाए या रिएक्टेंट के लिए लिखा जाए, रिएक्शन भी कब कंप्लीट होगा, जब रिएक्टेंट 100% कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। और रिएक्टेंट आधा कंज्यूम हुआ, इसका मतलब रिएक्शन हाफ पॉइंट पर है। तो रिएक्शन लिखा हो या रिएक्टेंट लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर ऑफ, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हमें इसका फाइंड आउट करना, तो ठीक है। हम क्या करते हैं इसे, क्योंकि उस रिएक्शन के लिए अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑब्जर्वेशन होते हैं, टेम्परेचर रिमेन सेम, प्रेशर रिमेन सेम, बाकी किसी फैक्टर पर, ठीक है, कॉन्स्ट लिखा होगा अंडर आइडेंटिकल कंडीशन या कांस्टेंट कंडीशंस होंगी, ठीक है। वो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर लिख देते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू देख लेते हैं क्या लिखी हुई है और उसे यूज़ कर लेते हैं न्यूमेरिकल में। हमारे पास जो फॉर्मूला है इक्वेशन में जो यूज़ हो रहा है वो है हमारे पास टी हाफ डायरेक्टली हम लिख देते हैं 1, टी हाफ 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A0, ठीक, n-1, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस के लिए है, और ऐसे ही एक बार हो जाएगा टी हाफ 2 A0 n-1, ठीक है। चाहे तो हम इसे ए भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पहला टी हाफ कितना, 20 मिनट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर भी लिख लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, और इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 2⁻n-1, और टी हाफ सेकेंड 1/, इस बार कंसंट्रेशन क्या है, सॉरी ये हमने तो टी हाफ फिर से लिख दिया, ये हमें नहीं लिखना था। हमें कितना लिखना है, 10, चलिए 10 मिनट्स, और कंसंट्रेशन क्या है इस बार, 4n-1,
ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इनमें जो भी कांस्टेंट होंगे वो दोनों के लिए क्या सेम रहेंगे, ठीक है। अभी से हटा देते हैं, तो दोनों के लिए सेम रहेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 20 मिनट्स अपॉन 10 मिनट्स, ठीक है, ठीक है, इक्वल टू, अब ये डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा 4 और ये नीचे 2, ठीक है, क्लियर, और पावर n-1, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 2 इक्वल टू, ये भी 2 रेज टू पावर n-1। अब 2 शुड बी इक्वल टू 2, तो राइट हैंड साइड पर देयरफॉर n शुड बी, अब क्या रखना है आपको, n को क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, n शुड बी 2। क्यों, क्योंकि जब आप इसे 2 रखेंगे तो 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1 पावर 1, यानी 2 बिकेम इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये कब हो सकता है, जब n की वैल्यू आप 2 रखें। इट मीन्स देयरफॉर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज़ 2, यानी वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्लियर। तो इस तरह से, और जो भी कांस्टेंट थे आप समझ रहे हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्यों यूज़ कर लिया हमने, वो इसलिए यूज़ कर लिया है क्योंकि जो भी k वैल्यू है या n वैल्यू है या 2 रेज़ टू पावर n-1 जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाली है या k की वैल्यू है, वो दोनों केस के लिए कांस्टेंट रहेगी। अगर मैं पूरा फार्मूला भी लिखूँगा तब भी वो वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जानी है, तो इसलिए हम उसे यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये था थर्ड मेथड, ठीक, हाफ लाइफ मेथड। नेक्स्ट फोर्थ मेथड, फोर्थ क्या होता है, ग्राफिकल मेथड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ, फोर्थ मेथड ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ्स के बेस पर आप सॉल्व करते हैं, यानी ग्राफिकल मेथड आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, जो ग्राफ के बेस पर सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ग्राफ, अब ग्राफ को गिवन होगा आपको, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज़ करेक्ट फॉर या नॉट करेक्ट फॉर द जीरो ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इस तरह से, ठीक है। तो ग्राफ कैसे कैसे गिवन होंगे मैं बता देता हूँ। जैसे ये, ठीक, यहाँ होगा टाइम अलोंग टू एक्स, और यहाँ है 80 मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, कि टाइम टी पर उसके कंसंट्रेशन क्या होगी, ठीक है। और ग्राफ इस तरह का बनता है, मान लेते हैं ग्राफ ये बनता है, ठीक है। तो अब ये ग्राफ किसके लिए है, करेक्ट, मतलब ये ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब ये जीरो ऑर्डर के लिए किस तरह से ग्राफ है, ठीक, जितने भी ग्राफ बनेंगे वो सब ऑलमोस्ट समझिए एक इक्वेशन को ओबे करेंगे। कोई रेयर ही कोई ऐसा होगा जो ओबे नहीं करेगा, अदरवाइज़ तो सब ये उसी को y इक्वल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, आप पढ़ते हैं इसे, ठीक है। इसे को ओबे करेंगे जितने भी ग्राफ बनेंगे। रेयर ही कोई ग्राफ होता है केमिस्ट्री में जो इसे ओबे नहीं करता है, मतलब जो इसके बेस पर नहीं बनता है, अदरवाइज सभी इसी के बेस पर बनते हैं, ठीक है। जैसे ये जीरो ऑर्डर के लिए हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा हुआ है हमने, k इक्वल टू, क्या बताया था आपको, a नॉट माइनस 80 अपॉन टी, यही बताया था, ठीक है। अब y के पर क्या आना चाहिए, 80 आना चाहिए, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं a t इक्वल टू, ये हमने क्या किया, नेगेटिव 80 लिख लेते हैं, चलो बाद में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और के टी माइनस ए नॉट, ठीक है। और पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, ठीक है। यानी कि ये वाई एम एक्स प्लस सी, यानी जो इसका इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या शो करता है, ये शो करता है ए नॉट वैल्यू को, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट शो करेगा जहाँ भी ये टच करेगी वाई के अलोंग वाई एक्सिस को, जहाँ भी ये टच करती है वो ए नॉट है, यानी जीरो टाइम पर इनिशियल कंसंट्रेशन,
ठीक है, ये पॉइंट ये इसके लिए, ठीक है, ए नॉट और 80 टाइम के साथ। अब एक्स के लॉन्ग क्या है, टाइम है, एक्स के लॉन्ग टाइम है, तो इसका मतलब है एम क्या है, स्लोप माइनस के, यानी स्लोप किसके इक्वल है, नेगेटिव के, यानी वो अब नेगेटिव तो दिख ही रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी स्लोप की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है, नेगेटिव के इक्वल है, ठीक है। वो वैसे ऑब्वियसली क्लियरली दिख रहा है कि वो डाउन साइड में मूव कर रहा है, नहीं कि नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव ही वैल्यू मिलेगी उसकी। फिर भी अगर नेगेटिव नहीं है तो आप भी यहाँ नेगेटिव नहीं लिखेंगे, क्योंकि के का आंसर नेगेटिव तो आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने फिर भी लिख दिया है स्लोप इक्वल टू नेगेटिव के होगा, बट स्लोप नेगेटिव स्लोप है तो इसलिए नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगी, और वाई के अलोंग में 80 है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको पता है कि हाँ ये जीरो ऑर्डर के लिए अगर 4 ऑप्शन होंगे तो उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो उसे फुलफ़िल करेगा, ठीक, इस तरह से। चलिए अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख लेते हैं। जैसे ग्राफ, ठीक, यहाँ टाइम और यहाँ y के अलोंग log 80, ठीक है, और इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रहेगा ग्राफ ये, ठीक। अब इसका स्लोप किसके इक्वल है, क्या ये भी के इक्वल होगा, नेगेटिव के इक्वल होगा, ठीक है, या ये भी ए नॉट के इक्वल होगा, नहीं, वो डिपेंड करता है कि हम कैसे उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये मैंने किसके लिए कहा, ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम ग्राफ को देखें तो ठीक है, पहले इक्वेशन देख लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या है, ये लॉग, ठीक, 10 बेस है, लॉग 10 बेस है, 10 बेस है तो 10 बेस की इक्वेशन के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन 80, यही इक्वेशन लिखा हुआ था हमने, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये कोई नेसेसरी नहीं है कि ग्राफ 80 की टर्म्स में ही होगा, ठीक है। ग्राफ किसकी टर्म्स में हो सकता है, ये a माइनस एक्स की टर्म्स में भी हो सकता है, a माइनस एक्स, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ इसके प्लेस पर a माइनस एक्स भी लिखा हो सकता है, क्योंकि आपको बताया हुआ है a नॉट किसके इक्वल है, a के इक्वल है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स में मतलब क्वेश्चन जनरल में वो a इनिशियल, जीरो एट टाइम, जीरो प्रोडक्ट एट टाइम जीरो, फिर a माइनस एक्स और x ऐसे ही लिख देते हैं, तो इसलिए हम दोनों में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसे थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, क्योंकि टाइम चाहिए और लॉग इधर होना चाहिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन बननी चाहिए। तो ठीक है, क्या आ जाएगा, ये के टी इक्वल टू हो जाएगा 2.303 लॉग ए नॉट माइनस लॉग 80, ठीक है। कैपिटल ब्रैकेट ये कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये हमने लिख लिया, ठीक। अब ये इधर लेफ्ट साइड में डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। तो अब हम इसे लिख सकते हैं नेगेटिव लॉग 80, मैं पूरा लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉग ए नॉट माइनस 80 इक्वल टू ये हो जाएगा के टी अपॉन 2.303, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इस लॉग ए नॉट को राइट साइड में ले जाऊँगा, ठीक है। तो ये और फिर नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई कर दूँगा, ध्यान रखना मैं साथ ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये राइट साइड में ले कर जाना है लॉग ए नॉट को, क्योंकि हमें इधर नहीं चाहिए और ये नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, इसलिए इसे नेगेटिव से, तो राइट साइड में इसे लेना है और साथ में नेगेटिव से मल्टीप्लाई एक साथ कर दिया है मैंने। तो लॉग 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा के टी अपॉन, ठीक है, 2.303 और ये प्लस हो जाएगा लॉग ए नॉट, यानी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, फिर से वही पॉजिटिव इंटरसेप्ट है तो, और वो किसके इक्वल है, यानी कि ये वाला पॉइंट जो यहाँ पर ग्राफ में ये पॉइंट आपको दिख रहा है जहाँ ये टच करेगी लाइन, ये किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू लॉग ए नॉट कंसंट्रेशन, इट इज़ नॉट इक्वल टू ए नॉट, ये इस केस में ए नॉट के इक्वल था, यहाँ लॉग ए नॉट के इक्वल है, क्यों, ठीक है। तो ये डिफरेंस होगा उसमें। उसके बाद स्लोप देखिए, ये टी है, टी तो एक्स हो गया, तो ये जितना बचा हुआ है वो यानी स्लोप की वैल्यू, स्लोप इज़ इक्वल टू
स्लोप नेगेटिव k अपॉन 2.303, नेगेटिव k अपॉन, फिर वही बात आती है कि क्योंकि ये स्लोप डाउनवर्ड जा रहा है इसलिए नेगेटिव तो लिखना ही है, फिर भी अगर आप वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि स्लोप की न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो इस तरह से आप जीरो ऑर्डर का या फर्स्ट ऑर्डर का या किसी भी ऑर्डर का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बेस पर वो सॉल्व हो जाए। तो इंटरसेप्ट आ गया, स्लोप आ गया, ठीक, और ये तो y के अलोंग है और ये टाइम। ठीक, चलिए, और यहाँ पर मैं वही कह रहा हूँ कि ये माइनस एक्स भी लिखा हो सकता है। नेक्स्ट, अब मान लो सेकंड ऑर्डर का, वैसे तो नहीं यहाँ होगा, कहीं ग्राफ नहीं देंगे, लेकिन फिर भी अगर ग्राफ लिखा है, बना हुआ है सेकंड ऑर्डर का, तो ग्राफ इस तरह का बनेगा। ठीक, यहाँ टाइम t होगा, टाइम, ठीक है, t लिखा होता है क्योंकि बार बार मैं तो टाइम में लिख रहा हूँ। तो और ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी 1/80, 1/80 का। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें आप देखेंगे तो जो k इक्वल टू 1/t इंटू ब्रैकेट 1/a0 माइनस 1/80 माइनस 1/a0 इस तरह का लिखा हुआ है, तो 1 में है, तो कंसंट्रेशन भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। ठीक है, और ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ये ग्राफ इस तरह से स्टार्ट होगा। ठीक, ऐसा ग्राफ बनेगा, इसमें नेगेटिव स्लोप नहीं होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। ठीक, और ये सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर के लिए है, और इसका इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, 1/a0 के इक्वल होगा। ठीक है, और ये स्लोप क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, पॉजिटिव ये रहेगा, के रेट कांस्टेंट के इक्वल है। ठीक है, तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसका भी इक्वेशन जो लिखा हुआ है उसी को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग रखिए और सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इक्वेशन क्या थी हमारी सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन ये है, k इक्वल टू 1/t 1/80 माइनस 1/a0, ये इक्वेशन है हमारी। ठीक है, तो बस हम इसे क्या करते हैं, ये इधर t इधर चला जाएगा, k t इधर चला जाएगा, तो इसे भेज देते हैं, तो सीधा सीधा ये हो गया 1/80 इक्वल टू के टी प्लस 1/a0 और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y 1/80 हो गया, टाइम सी स्लोप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्लोप डायरेक्टली k के इक्वल, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है 1/a0, यानी ये वाला जो पॉइंट है इट इज़ इक्वल टू 1/a0 कंसनट्रेशन। ये 1/a0 के इक्वल है एट टाइम ज़ीरो, ये टाइम ज़ीरो है, वो तो ऑब्वियसली टाइम ये पॉइंट तो ज़ीरो रहेगा ही, टाइम ज़ीरो पर स्टार्ट है, टाइम ज़ीरो पर स्टार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी ग्राफ थर्ड ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, या वाइस वर्सा कर सकते हैं, यानी ग्राफ गिवन है कि log 80, जैसे ये ग्राफ गिवन है log 80 वर्सेस टाइम का, ऐसा ग्राफ गिवन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये किसके लिए होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए इसके ये 80 और t में है। ठीक है, ये लॉग नहीं है, इसलिए ये गलत, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर का ही ग्राफ जीरो का नहीं हो सकता, ये सेकंड का भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड में 1/80 और t का ग्राफ वो भी पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव तो है ही नहीं। तो इस तरह से आप ग्राफ को देख कर बता सकते हैं द रिएक्शन बिलोंग्स टू, मतलब ग्राफ बिलोंग्स टू विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, एक एक करके सभी में उस ग्राफ को क्या करना होगा, फिट करके देखना होगा कि वो जीरो ऑर्डर के लिए ओके है, मतलब आउट, और इसे वाइडली नहीं देखना। आप सोचेंगे कि सर ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी आ सकता है आंसर, नहीं, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें 4 ही तो ऑप्शन होंगे, तो आउट ऑफ दोज 4 ऑप्शन आप उनमें से एक एक करके पुट करके देख लीजिए, पहले 0 1 2 3 या जो भी गिवन है उनको पुट करिए और उनकी इक्वेशन के बेस पर ड्रॉ करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसी में ही ग्राफ कोई नेसेसरी नहीं है कि ग्राफ इसी का मिलता है, टी हाफ का भी ग्राफ मिल जाता है। ठीक है, जैसे टी हाफ का और इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ मिलेगा आपको, ठीक, यहाँ इसके अलोंग टी हाफ होगा, टाइम हाफ टाइम, ठीक है, वाई के अलोंग, और एक्स के अलोंग क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ए लिखा हो सकता है, या आपको बताया था इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो सकता है, A0 हो सकता है, दोनों में से कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ए भी हो सकता है, वहाँ पर ए लिखा हो या वहाँ पर A0 लिखा है। ठीक, अब ये ग्राफ बन रहा है इस तरह का,
ओरिजिन से लाइन पास हो रही है, स्ट्रेट मूव कर रही है, तो ये किसके लिए ग्राफ है? ठीक, देख लेते हैं। ये ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर। आप कहेंगे कि ये जीरो ऑर्डर के लिए क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आपको अभी बताया था कि टी हाफ प्रोपोर्शनल है 1/a0 पावर n-1, और n की वैल्यू क्या है? ज़ीरो। ठीक है, n की वैल्यू ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा? टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों? क्योंकि नीचे नेगेटिव में पावर होगी, ऊपर आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब a0 को डबल करोगे टी हाफ भी डबल हो जाएगा। ठीक है, a0 को ट्रिपल करोगे टी हाफ ट्रिपल हो जाएगा। इस तरह से तो आप इस ग्राफ को भी ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। अब ऐसा ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं बनेगा, और अगर वो बना तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि वैल्यू क्या आएगी, कैसे आएगी? या तो ग्राफ ही नहीं बनेगा। ठीक, और बनेगा तो चेंज होगा। कैसे? अब देखते हैं कि क्या ग्राफ बनेगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। यानी कि ये ग्राफ जो अभी हमने ड्रॉ किया था ये फर्स्ट ऑर्डर में फिट नहीं होगा। ठीक, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में 1 - 1 क्या हो जाएगा? ज़ीरो, यानी टी हाफ को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। अगर मैं यहाँ टी हाफ लेता हूँ, हाफ टाइम लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ वही इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इट रिमेंस इंडिपेंडेंट। टी हाफ रिमेंस इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। ऐसा ग्राफ आएगा। और ऐसा ग्राफ क्यों होगा? इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्यों है? क्योंकि टी हाफ 1/a0 n-1 एंड n इक्वल टू 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक, a0 पावर ज़ीरो। ठीक है, इसकी पावर ज़ीरो होगा, या a रेज़ टू पावर ज़ीरो, यानी इंडिपेंडेंट, किसी इस पर डिपेंड नहीं करेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से ये ग्राफ अब ऑब्वियसली ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ये किसी और ऑर्डर में फिट नहीं होगा। आप ट्राई करेंगे कि जीरो ऑर्डर में फिट हो जाए, सेकंड ऑर्डर में फिट हो जाए, थर्ड ऑर्डर में नहीं, किसी भी ऑर्डर में फिट नहीं होगा। जैसे सेकंड ऑर्डर के ग्राफ की बात करते हैं। मान लो आपसे को सेकंड ऑर्डर का ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए, या ग्राफ गिवन है और आपको सेलेक्ट करना है कि वो किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन a0 या a लिखा होगा, ठीक, और यहाँ टी हाफ है, तो अब यहाँ पर a नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? 1/a होगा, यानी कि ये 1/, या 1/, 1/a या 1/ कंसंट्रेशन, या लिख देता हूँ 1/ इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी ये 1/, का ग्राफ होगा, 1/। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा? बिल्कुल ओरिजिन से पास करेगा और स्ट्रेट लाइन। ऐसा कैसे होगा? क्यों? क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये किसके लिए है? सेकंड ऑर्डर के लिए ग्राफ है। सेकंड ऑर्डर के लिए ऐसा ग्राफ क्यों बनेगा? फिर वही फॉर्मूला हमने लिखा है, टी हाफ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ a0, और 2 वैल्यू इसकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा टी हाफ पावर a0 और 1। ठीक है, यानी कि क्या हो गया? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, तो 1/a0 जैसे से इंक्रीज़ होगा, टी हाफ भी क्या होगा? इंक्रीज़। और अगर हम इसे ऊपर लिखेंगे तो नेगेटिव पावर में चला जाएगा, तो नेगेटिव पावर में यानी कंसंट्रेशन डबल होने से उसकी पावर क्या है? -1/2 है, अंडर रूट है। ठीक है, मतलब सॉरी, अंडर रूट नहीं है, -1 है, यानी कि वो डबल करोगे तो टी हाफ क्या हो जाएगा? उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। ये न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो उसी के रेशो में टी हाफ भी वैसे ही रहेगा, यानी 1/a0 डबल हो जाएगा तो टी हाफ भी डबल हो जाएगा। इस तरह से सेकंड ऑर्डर का। ठीक है, अभी हमने प्रूव भी किया था एक। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब अगर हम थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो थर्ड ऑर्डर के लिए जो इक्वेशन बनेगी, ग्राफ, मतलब सभी का ग्राफ ऐसा ही होगा। ये इनिशियल कंसंट्रेशन इस बार 1/a² होगा, और यहाँ टी हाफ होगा। ठीक, और ओरिजिन से पास कर, यानी सभी ओरिजिन से लाइन पास करेंगी। ठीक है, और ये थर्ड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर क्यों? क्योंकि टी हाफ 1/a0 3 - 1, तो टी हाफ 1/a0²। ठीक है, या 1/a², जैसे भी लिखना चाहो, ए की टर्म्स में लिखना चाहो ए की टर्म्स में लिखो। ठीक है, या a0 की टर्म्स में लिखना चाहो a0 की टर्म्स में।
ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ सभी के लिए फिक्स होते हैं, और अगर ग्राफ मैच भी कर रहे हैं, जैसे सेकंड और थर्ड का जीरो का सबका मैच कर रहा है, एक जैसा ग्राफ है, लेकिन उसमें y के अलोंग तो t हाफ है, ठीक है सभी में, लेकिन x के अलोंग एक में कंसंट्रेशन है नॉर्मल, एक में 1 कंसंट्रेशन और एक में 1 कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ग्राफ देखने में एक जैसा होगा लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू x के अलोंग या y के अलोंग डिफरेंट रहेगी, ठीक। और फर्स्ट ऑर्डर का तो सबसे अलग है, डिफरेंट ही है, वो तो पैरेलल टू द x रहेगा, ठीक। चलिए, कितने मेथड हो गए हमारे पास में? अभी तक 4 मेथड हो गए ग्राफिकल मेथड को इंक्लूड करके, ठीक। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं 5th मेथड की। 5th मेथड क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। हमारे पास एक और मेथड है ऑर्डर को फाइंड आउट करने का, कि हमें मैकेनिज्म बताया जाएगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म बताया जाएगा, उसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल सेलेक्ट करते थे, ठीक है। एग्जांपल में क्या लिखते हैं कि अपने ओजोन वाला रिएक्शन लिखा था, ठीक, ओजोन वाला रिएक्शन लिखा था, तो हम लिख देते हैं क्या था, 2 ओजोन मॉलिक्यूल डिकम्पोज इन सनलाइट एंड प्रोड्यूस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ये एक प्रोसेस है, ठीक है। अब हमें इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और मैकेनिज्म गिवन है, ठीक है। 8 इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? ओजोन रिवर्सिबली डिकम्पोज इनटू O2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम गिवन है, ठीक। इट इज़ फर्स्ट स्टेप, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इट इज़ फास्ट। क्या लिखा हुआ है? फास्ट, ये लिखा मिलेगा, डिटेल मिलेंगी, गिवन मैकेनिज्म लिखा है तो डिटेल्स अवेलेबल होंगी। सेकंड स्टेप क्या है? O3 प्लस O गिव्स 2 O2, और ये क्या है? स्लो स्टेप लिखा हुआ है। 2 स्टेप में ख़त्म प्रोसेस, 3 O2 बनना था, एक पहले में बन गया, बाकी दो सेकंड स्टेप में 2 बन गए, टोटल 3, ठीक है। ये है, तो अब हमें इसका ऑर्डर बताना है, ठीक। और ऑर्डर बताने के लिए अब आपको बताया हुआ है स्लोएस्ट स्टेप विल बी RDS। आपको लिखवाया हुआ है, कई बार बताया हुआ है, जो भी प्रोसेस का स्लोएस्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? RDS स्टेप होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप मतलब जिस पर रेट डिपेंड करता है। देयरफॉर रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओजोन कंसंट्रेशन इनटू O नेसेंट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। हम तो वही रूल फॉलो करेंगे। कौन सा रूल फॉलो करेंगे? क्योंकि ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है, तो सिंगल स्टेप प्रोसेस के लिए ये तो 1 और 2 स्टेप ठीक है, अलग अलग हैं, मतलब 2 स्टेप का टोटल मैकेनिज्म है, वो बात ठीक है। यानी इसके लिए हम नहीं लिख सकते, इसके लिए R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओजोन पावर 2 ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है, ये नहीं कर सकते हम, क्लियर। लेकिन इसके लिए तो लिख सकते हैं। इसके लिए क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज इट इज़ एलिमेंट्री स्टेप, एक ये एलिमेंट्री, एक ये एलिमेंट्री, यानी कि 2 एलिमेंट्री स्टेप से मिलकर ये बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट इज़ कॉम्प्लेक्स, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये तो इट इज़ कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये वाला स्टेप तो ये तो एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री। सिंगल स्टेप एलिमेंट्री ही तो होता है, तो सिंगल स्टेप है, तो सिंगल स्टेप में तो कोई टेंशन नहीं है, वहाँ तो सीधा लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड होगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ रेज टू पावर देयर स्टोकियोमेट्री, 1 स्टोकियोमेट्री है, ठीक। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लिख देते हैं, ठीक, और R इक्वल टू K डैश O3 इंटू O। तो क्या ये आंसर हो गया? 1 + 1 सेकेंड ऑर्डर, एक पावर इसकी, नहीं, ये आंसर नहीं है, बिकॉज नेसेंट ऑक्सीजन इज़ इंटरमीडिएट, ठीक है, और रेट इंटरमीडिएट पर डिपेंड नहीं करता है, खासकर ऐसे इंटरमीडिएट पर जिसे हम कहीं से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते,
ठीक। नेसेंट ऑक्सीजन को कंटेनर में एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते आप, ना उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं ना उसे डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब नेसेंट ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता रेट में। ध्यान रखिएगा, मैं कुछ लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ इसका, आप अपने आप इसका लैंग्वेज समझ लो जो मैं बता रहा हूँ। किसी भी ऐसे इंटरमीडिएट पर रेट डिपेंड नहीं करता है विच फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, विच फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन उस पर कभी डिपेंड नहीं करेगा जो इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द, अगर आप उसे बाहर से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते यानी चेक नहीं, हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं कहीं, देयर इज़ नो नेसेंट ऑक्सीजन अवेलेबल इन यूनिवर्स, कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला, मतलब अपने अर्थ की बात कर रहे हैं वहाँ तो कभी नहीं मिले, क्यों? क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिंगल ओ एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब भी दो रखोगे एटम्स वो O2 बना लेंगे, दो से ज़्यादा रखोगे, तीन रखोगे, चार रखोगे तो वो तीन रखोगे ओजोन बना लेंगे, चार रखोगे फिर O2 बना लेंगे, दो O2 बना लेंगे, तो O नहीं मिलेगा, तो O को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, देयरफॉर, ठीक है, सिंस O इज इंटरमीडिएट, ठीक, देयरफॉर इट शुड बी replaced by reactant and or products। ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से क्या होना चाहिए? रिप्लेस होना चाहिए। रिप्लेस कैसे होना चाहिए? चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कैसे रिप्लेस होगा ये। ठीक है, तो इसे रिप्लेसमेंट को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके।